नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में निचले सुरों से बहुत ही तगड़ी रिकवरी हमने अगस्त में देखी, और अगस्त में हमने स्टार्ट में क्या कुछ नहीं देखा। जियो पॉलिटिकल टेंशन का समय था, और उसके बाद येन कैरी ट्रेड जापान में एक नई सी टर्म निकल आई जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। फिर अमेरिका में रिसेशन की बातें शुरू हो गई। अब वो अचानक से फेड आउट हो गई और मार्केट अपनी रफ्तार में चढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में मार्केट को अप्रोच क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मार्केट पे अभी आने वाले समय के लिए क्या और तेजी बनती हुई नजर आएगी, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। निखिल रुंगटा जी, को सीआईओ ऑफ इक्विटी एलआईसी म्यूचुअल फंड के मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। निखिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू रजत जी। पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 16 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है निखिल जी का स्टॉक मार्केट पे, तो आप समझ सकते हैं कि आज हमको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो निखिल जी, पहला तो क्वेश्चन यही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक देख लिया सर इक्विटी मार्केट पे, और ये तो गजब की तेजी बन गई अगस्त लो से लेकर अब तक। क्या मार्केट ने रिकॉर्ड स्तर छुएगा? आपका आउटलुक क्या है? सो अगर नया रिकॉर्ड स्तर की हम बात करें तो हर रोज हम वो देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, हमारा मार्केट नया हाई बना रहा है, लेकिन हमारे वैल्यूएशन नया हाई नहीं बना रहे हैं। सो हम अगर हमारे वैल्यूएशन का कंपेयर करें, सो वी आर नॉट एट पीक। सो काफी स्कोप है। बट हाँ, एक चीज है कि लास्ट 2 3 4 साल में जो हमने रिटर्न्स देखे हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि इंक्रीमेंटली एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मॉडरेट करनी चाहिए। एंड जो आपका सवाल था कि अगस्त लो से हम अभी ऊपर आ चुके हैं, दैट इज बिकॉज हम नीचे भी गए थे बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल इश्यूज, और अभी हम ऊपर आए हैं क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। डोमेस्टिकली वी वन हमारे पास कभी इशू था ही नहीं लास्ट 2 3 महीने में। ऑफकोर्स वी हैड इलेक्शन, लेकिन कुछ इशू नहीं था। येन कैरी ट्रेड जैसे आपने टच किया, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आई मीन आज के तारीख में ऐसा है कि कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि येन कैरी ट्रेड का क्या नंबर है, कितना अनवाइंड हुआ है। किसी के पास वो नंबर नहीं है जो कि वो कॉन्फिडेंटली बोल सके। बट हाँ, ये वाली चीज है कि आफ्टर द इनिशियल रेट हाइक बाय जापान एंड येन कैरी ट्रेड का अनाउंसमेंट, येन अप्रिशिएट हुआ, विच द पॉलिसी मेकर्स डिडंट लाइक। तो थोड़ा सा वहां पे होल्ड हुआ है। ऑन द यूएस रिसेशन साइड जो आपने बोला, तो वहां पे भी जो कुछ डेटा पॉइंट रिसेंटली आए हैं, दे आर पॉइंटिंग कि जो हार्ड लैंडिंग हम सोच रहे थे यूएस के लिए, वो हार्ड लैंडिंग नहीं रहेगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सो वो कॉन्फिडेंस वापस मार्केट में आया है। ऑन द जियो पॉलिटिकल साइड डोमेस्टिकली हम हमेशा स्ट्रांग थे और अभी और ज्यादा स्ट्रांग है। पर सर, फंड मैनेजर को भी तो डर लगता होगा जब ऐसा एकदम से मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है। बताओ, 1000 पॉइंट्स का स्विंग हो गया है ऊपर नीचे बहुत ही स्पीड से, और एक ही महीने के अंदर अंदर निफ्टी पे। अब ऐसे में आर यू वॉचफुल एट करंट लेवल्स, थोड़ा कॉशियस हो या फिर एग्रेसिव होके चलना चाहिए अभी? सो एग्रेसिव तो नहीं बोलूंगा मैं। एंड जो कॉमन टर्म है, वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। सो मैं वैसे बोलूंगा। एंड जो 1000 पॉइंट का आप बोल रहे हो कि चेंज होते जा रहे हैं, 1000 पॉइंट एट करंट लेवल इज जस्ट 4%। सो 4% इज नॉट अ बिग थिंग। अगर आप एज एंड व्हेन मार्केट मूव्स अप, तो क्या होता है, आपका जो स्प्रेड होता है बिटवीन द बाइंग एंड द सेलिंग, वो इंक्रीज होता है। और वो जब स्प्रेड इंक्रीज होता है, आपकी वॉलिटिलिटी ज्यादा हो जाती है मार्केट में। तो ये जो 4% वाली जो चीज आप बोल रहे हो, दैट इज वॉलिटिलिटी। इनफैक्ट एट दीज लेवल्स, एट 25,000 करोड़, 25,000 के निफ्टी लेवल पे अगर 1000 पॉइंट ही खाली हम डाउन साइड देख रहे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं है, मैं ये बोलूंगा। फिर सर, वैल्यूएशंस के टर्म्स पे कैसे आंक रहे हो आप मार्केट को? क्या वैल्यूएशन स्ट्रेच है या फिर ये भी कंफर्ट जोन में है अभी? देखो, वैल्यूएशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सस्ते हैं अनलाइक द पास्ट, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हम एग्जॉर्बिडेंटली हाई लेवल पे हैं, जो कि हमने देखे हुए भी हैं। तो मार्केट पीक पे है, बट वैल्यूएशन हमारा पीक पे नहीं है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। वहां पे नॉट ओनली FY 26 27, बट पब्लिक ने 30 35 या 47 भी डिस्काउंट कर दिए हैं। तो हमें खाली उन कुछ पॉकेट से खुद को बचाना है या ध्यान रखना है कि हम वहां पे जाके अटक ना जाए। सो दैट्स द की थिंग वैल्यूएशन साइड पे। नहीं तो वैल्यूएशन का एक और चीज है, आप वैल्यूएशन देखते हो तो ये रिलेटिव टर्म है कि मैं किसके अगेंस्ट देख रहा हूँ और कैसे देख रहा हूँ। आज अगर मैं मीडियन एवरेज की बात करूं, मीडियन वैल्यूएशन,
तो लार्ज कैप में आज के तारीख में जो हमारा वैल्यूएशन है, दैट इज मीडियन एवरेज ऑफ पास्ट 10 years। स्मॉल कैप में जो है, दैट इज मीडियन एवरेज ऑफ पास्ट 10 years। तो वो ज्यादा कहाँ हुआ? मिड कैप में थोड़ा सा हमें ज्यादा दिखता है, बट वो भी क्यों है कि कुछ 15 से 20% इंग्रेडिएंट ऑफ मिड कैप इंडेक्स वो इतने हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं कि वो पूरा का पूरा इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आप अगर वो हटा दो तो वो भी ठीक है। बट यस, जिस तरह का रिटर्न रिसेंटली हमने देखा है, वो थोड़ा सा मॉडरेट रखना चाहिए। अच्छा, पर मीडियन एवरेज ऑफ 5 इयर्स उस लिहाज से? सिर्फ 5 years में मैं इसलिए नहीं पकड़ूंगा बिकॉज वी हैड कोविड, कपल ऑफ साइकिल्स ऑफ कोविड। तो उसके वजह से क्या है कि नंबर काफी ऊपर नीचे हो सकते हैं उसके अंदर, तो उसके बदले हम 10 year देख लेते हैं। ओके, राइट सर। अभी ना फोकस में फिर से यूएस फेड है और बहुत बातें हो रही हैं। इनफैक्ट अब तो 100% प्रोबेबिलिटी हो रही है कि रेट कट होगा। ये सितंबर में रेट कट होगा क्या, और कितने क्वांटम के साथ हो सकता है, और इंडियन मार्केट्स पे उसका क्या असर देखने को मिलेगा? See, as such, what we expect is 50 basis point in this calendar year। सितंबर में कितना करते हैं या दिसंबर में कितना करते हैं वो, बट गिवन दैट कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड थोड़ी सी टोन जो है फेड की वो भी चेंज हुई थी लास्ट टाइम, which gives us इंडिकेशन कि सितंबर में दे माइट वांट टू डू। बट अब उसके अंदर क्या, सी इट्स वेरी, it's not predictable because presidential elections are on cards right now। the existing candidate is talking something else। नया कैंडिडेट जो फाइट कर रहा है, ही इज टॉकिंग समथिंग एल्स कि अभी कुछ नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। सो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इस चीज के अंदर। बट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस 25 बेसिस पॉइंट अभी या इस साल के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट होना चाहिए। और ये जो हार्ड लैंडिंग थी कि रिसेशन में जा रहा है, नंबर्स बहुत खराब हो रहे हैं, उसके वजह से पूरा मार्केट गिरा था। और वहां पे हमने सोचा है कि यूएस की सॉफ्ट लैंडिंग के बदले वो हार्ड लैंडिंग में चला जाएगा। बट नए जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से हार्ड लैंडिंग की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग पे हम मेंटेन कर सकते हैं। राइट सर। अभी मार्केट में ये एक रीसेंट डेटा आया था कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इनफ्लोज बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं एज कंपेरेटिव टू लार्ज कैप्स। यानी कि इन्वेस्टर्स का जो बायसनेस है वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स की तरफ ज्यादा है। रिस्क लेने को तैयार है इन्वेस्टर। अब क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, या फिर बहुत ज्यादा हो गया स्मॉल कैप के रिटर्न्स, क्या यहां से और बढ़ेंगे, या फिर बहुत ज्यादा खिंच गए हैं ये स्टॉक्स? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल है, तो आज भी स्मॉल कैप मेरे को बेटर लगता है स्मॉल एंड मिड कैप। सो स्टेबिलिटी, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए आप मिड कैप लीजिए, एंड पोर्टफोलियो में एडिशनल अल्फा या रिटर्न के लिए आप स्मॉल कैप लीजिए, प्रोवाइडेड आपके पास वो टाइम होराइजन है। ऑफ कोर्स नियर टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लार्ज कैप के लिए फेवरेबल हो गया है बिकॉज ऑफ रिसेंट रन अप इन स्मॉल एंड मिड कैप इन द पास्ट 2-3 years। लेकिन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप एंड मिड कैप लुक्स गुड। और वो भी क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 2018 से लेके 2022 तक अगर हम बात करें तो लार्ज कैप ने स्मॉल और मिड को आउट परफॉर्म किया था। और ये पिछले 2-3 साल में ही है जब स्मॉल और मिड आउट परफॉर्म किया है लार्ज को। तो थोड़ा सा ये वो भी हो सकता है कि उस कैचअप इफेक्ट हो रहा है ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप ओवर लार्ज कैप। एंड नाउ लार्ज स्मॉल एंड मिड कैप आर कमांडिंग वैल्यूएशन ऑफ इट्स पीयर्स इन लार्ज कैप। तो नियर टर्म में रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल विद लार्ज कैप, एंड लॉन्ग टर्म में आई स्टिल बिलीव योर स्मॉल एंड मिड कैप माइट गिव बेटर रिटर्न, क्योंकि आपकी एमर्जिंग थीम्स जो है, नई नई थीम्स जो है वो सब स्मॉल और मिड में आ रही है। अगर आप देखो 10-15 साल पहले जो हमारा स्मॉल कैप या मिड कैप था, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हम देखा करते थे। आज के तारीख में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं इन दी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज ऑल्सो। तो पहले जो मेरा पोर्टफोलियो या फिर अपॉर्चुनिटी साइज होती थी स्मॉल और मिड कैप में, वो बहुत कम कंपनीज होती थी, से 1,000 या 1,500 कंपनी। आज मेरे पास 5,500 कंपनी है बियॉन्ड द टॉप 250। तो उससे क्या, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आइडियाज बहुत ज्यादा है, और अच्छी कंपनी अगर आप पकड़ के रखो, पैसा जनरली बन जाता है उसमें। मेरा तो अगला सवाल यही था सर कि पैसा कैसे बनता है, फंड मैनेजर की अप्रोच क्या होती है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को जब वो चयन करता है, तो जब मार्केट रिकॉर्ड्स तौर पर हो
तो प्रायोरिटाइज आप कैसे करते हो? वैल्यू स्टॉक्स की तरफ जाएं कि ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ? क्योंकि उस समय तो मोमेंटम दिख रहा होता है, बाजार रिकॉर्ड हाई पे है, तो मोमेंटम को चेज करो, ग्रोथ स्टॉक्स पे आओ। सर अभी फंड मैनेजर्स के लिए कितनी बड़ी डिफिकल्टी है, रिकॉर्ड एसआईपी इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो इन्वेस्टर भी आपसे डिमांड कर रहे हैं कि रिटर्न्स लाओ, रिटर्न्स ला के दिखाओ। तो ये कितना टफ चैलेंज हो गया, वैल्यू के साथ जाएंगे ग्रोथ के साथ? सो हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आई मीन स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इज बॉटम अप अप्रोच। तो मैं कंपनी स्पेसिफिक जाता हूँ, कंपनी अच्छी लगी, अब वो वैल्यू में हो या ग्रोथ में हो, अगर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना के देगा, मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक है, तो मैं उसको खरीद लूंगा। सो 80 to 85% बॉटम अप अप्रोच से करते हैं ताकि हम गलत ना जाए। वाई वी डू गो फॉर बॉटम अप इज कि आज मार्केट रिकॉर्ड स्तर पे है, कल को मार्केट गिर भी सकता है या गिरेगा। सो जब मार्केट गिरेगा तब मुझे डर नहीं लगना चाहिए कि यार ये स्टॉक मेरे पास है। इनफैक्ट मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मार्केट अब गिरा है, मेरा स्टॉक गिरा है, तो मैं इसको यहाँ से और ऐड करूं या इसको होल्ड करूं। सो दैट इज अ थॉट प्रोसेस, द रिस्क मैनेजमेंट विच वी डू फ्रॉम आवर रिसर्च पर्सपेक्टिव। कल को ऐसा एक भी स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए कि अगर वो गिरता है तो मैं पैनिक हो जाऊं कि यार इसके साथ क्या करूं। तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो फोकस इज देयर कि डाउन टर्न में लॉस नहीं करूं। बट एक एक चीज मैं बोलूंगा, राइजिंग टाइड अगर रहती है तो सारे स्टॉक चलते हैं, सब कुछ ही ऊपर जाता है। बट फॉलिंग टाइड में आपको पता चलेगा कि भाई किसका पोर्टफोलियो या स्ट्रेटेजीज काम कर रही है। राइट, मैं अर्निंग्स पे आने वाला फोकस था इज नेक्स्ट ऑन रिस्क क्वेश्चन। मैनेजमेंट। राइट, मैं अर्निंग्स पे आने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन क्योंकि आपने ये थोड़ा अनसर्टेन मूड माहौल के बारे में बता दिया, ये क्या उसी डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन है मार्केट में? अगर है भी तो फिर कितनी, कितने डाउन साइड रिस्क को आप मानते हैं कि मार्केट झेल जाएगा? देखो, 10% डाउन साइड तो हर साल हम देखते हैं, और जब भी ये होता है अगले 3 महीने में मार्केट वापस रिकवर कर देता है। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूं और कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है या किसी को इन्वेस्ट करना है, तो देर इज नो राइट टाइम कि आप डाउन साइड में इन्वेस्ट करो या अप साइड में इन्वेस्ट करो। एक स्टेटमेंट जो मेरे को याद आ रहा है इस पे, इसकी मैनी मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। तो कई लोग 16,000 निफ्टी से वेट कर रहे हैं कि गिरेगा मार्केट, गिरेगा मार्केट, आज तक नहीं गिरा, 25,000 पे आ गया। अब यहां से अगर 10% का करेक्शन भी होता है तो आप 22,500 पे खरीदोगे निफ्टी। तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30-35%। सो जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, कोई राइट टाइम या रॉन्ग टाइम नहीं होता है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई अभी इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कर दो। इसलिए वी प्रिफर दी SIP रूट मच मोर ओवर दी लमसम, कि आपको डाउन साइड भी मिल जाए, आपको अप साइड भी मिल जाए। राइट, अब आते हैं अर्निंग्स पे। जो क्वार्टर वन अर्निंग सीजन बीता है ये कैसा रहा कंपनियों की अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से? और दूसरा, फिर इस पूरे फिस्कल के लिए कितनी अर्निंग्स ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? सो देखो, दिस इज वन ऑफ दोज रेयर क्वार्टर्स जहां पे अर्निंग्स मिक्स थी। कुछ के अच्छे थे, कुछ के खराब थे, अपग्रेड डाउनग्रेड सब कुछ हुआ है। अब इसमें साथ में और क्या हुआ है कि इलेक्शंस के वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, हमने एक्सपेक्टेशंस में कम पकड़े थे और कुछ जगह पे ज्यादा पकड़े थे, विच हैज लेड टू दिस अर्निंग मिस। नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्या होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ये फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ है। सो फॉर दिस होल ईयर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज अराउंड 10 to 12% ऑफ अर्निंग ग्रोथ। बट हमारे हिसाब से नेक्स्ट ईयर वुड बी मच बेटर, FY26 विल बी बेटर देन FY25। वहां पे 15-16% तक पहुंच सकते हैं। देन FY27 कम्स, जहां पे हमें एक बार अर्निंग थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट आज के तारीख में मार्केट इतना डायनामिक है, कौन सी कंपनी कब आके क्या अनाउंस करती है और आपके अर्निंग साइकिल अपग्रेड हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये क्वार्टर वन जो अर्निंग सीजन निकला है, इसमें किसने आउट परफॉर्म किया है पूरे बास्केट में? और दूसरा, फिर अगर आपको अभी कौन से सेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं जो आने वाले समय के लिए पकड़ मजबूत कर सकते हैं? सो देखो, हम क्वार्टरली की बात करने के बदले सेक्टर्स के ऊपर ही करते हैं, बिकॉज इंटरनली ऑल्सो वी डोंट लुक मच इनटू क्वार्टरली। और सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें कंजम्पशन बहुत अच्छा लगता है एज ऑफ नाउ। कंजम्पशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी से मार्च तक जब था, तो कंजम्पशन इंडेक्स अंडर परफॉर्म द ब्रॉडर बेंचमार्क बाय 8%।
क्योंकि हमें डर था कि रेनफॉल नहीं होगी, रूरल अच्छा नहीं होगा। बट इंक्रीमेंटली जो दिख रहा है, रूरल भी अच्छा हो रहा है, रेनफॉल भी अच्छी हो रही है, कंजम्पशन भी ठीक होते जा रहा है। सो कंजम्पशन हमें अच्छा लग रहा है। फार्मा हेल्थ केयर हमें अच्छा लग रहा है अभी। फाइनेंशियल्स में, बैंक्स में देखो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट्स अभी हमें मिल रहे नहीं है। तो फाइनेंशियल में हम जो खेल रहे हैं वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस हमें ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू जनरल इंश्योरेंस। होटल्स अच्छे लगते हैं, पावर अच्छा लगता है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन के आ रहा है, मतलब backed by कौन? Young population, rising income, urbanization, and increased demand for premium product. We have seen across the board कि सब जगह पे जनता प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात कर रही है अभी। ऑटोज हो गया, या फॉर दैट मैटर एसीज हो गए। सो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है, दैट इज प्लेइंग आउट वेरी वेल। एंड इन कंपनीज का क्या है, नेक्स्ट 10 साल के लिए हमें गुड कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कि पीएलआई हो गया, स्ट्रेटेजीज फोकसिंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो ये वाली चीजें हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट्स एनकरेजिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी हमें अच्छा लगता है। केपेक्स इन द सेक्टर्स लाइक पावर, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, these can enhance capital goods companies की basically opportunity size significantly. So there are lot of spaces. मैं ऐसे बोलूंगा कि कुछ पॉकेट्स है जहां पे वैल्यूएशन इज वेरी हाई, जहां पे अपॉर्चुनिटी साइज इज लोअर देन व्हाट द मार्केट कैप इज कमांडिंग। तो बस उन चीजों से बच के रहो, नहीं तो पूरा इंडिया ही बाय है। सर तो मैं उसी तरफ थोड़ा ले चलता हूँ आपको। और सबको पता ही है कि एलआईसी की होल्डिंग जो होती है वो सरकारी कंपनी में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर ही है एलआईसी। तो अभी एलआईसी म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें आप वहां के को सीईओ हो, तो एलआईसी म्यूचुअल फंड का पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर क्या नजरिया है? क्या यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है, गिरावट जो आई है वो एक अपॉर्चुनिटी? देखो, गिरावट जो है वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूशन के साथ मैच करना पड़ेगा। अब सिर्फ यही नहीं कि मेरे पास सिर्फ ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे को वो दोनों चीज मर्ज करनी पड़ेगी। वी हम भी बुलिश है पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर, बट वी लुक फॉर रिस्क रिवॉर्ड, जहां पे बेटर है वो करना है हमें। यूटिलिटी सेक्टर्स में हमें चीजें अच्छी लग रही हैं, रिन्यूएबल में हमें चीजें अच्छी लग रही है, पावर सेक्टर में हमें चीजें अच्छी लग रही है। तो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखोगे, उस साइड में हमारे पास काफी पीएसयू स्टॉक्स हैं। सो वो वाले सेक्टर्स में वी ट्राई टू मर्ज रिस्क एंड रिवॉर्ड कंबाइंड, अपॉर्चुनिटी मर्ज विद एग्जीक्यूशन, वहां पे आपका रिटर्न बनता है। तो डिफेंस, रेलवे, शिप बिल्डिंग कंपनियां बजट से पहले तो बहुत बहुचर्चित थी, मतलब इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था और लगातार चढ़ते चले जा रहे थे। वैल्यूएशंस आर टू मच हाई इस समय क्या? वैल्यूएशन टू मच हाई ऐसे नहीं बोलूंगा, कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी अच्छी हैं, छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज। इसके अंदर रेलवे डिफेंस वगैरह में इशू क्या हो रहा है, आई डोंट हैव अ ऑप्शन, मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर मुझे वो खेलना है तो मैं क्या करूं? और आजकल ये थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स जो आ रहे हैं, उनका अपॉर्चुनिटी साइज भी यही है, वो पूरा का पूरा पैसा जो आ रहा है वो पूरा इन्हीं स्टॉक्स में जाना है। सो फोकस उस तरह से पहुंच जाता है मेरा है कि लेट्स प्ले जहां पे डाइवर्सिफाइड ओनरशिप हो, रादर देन स्मॉलर ओनरशिप, जहां पे वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हो रादर देन हाई वैल्यूएशंस, और जहां पे प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट आर गुड। सो ये वाली चीज हमारी फोकस हो जाती है। डिफेंस में अब जैसे आपने बोला है कि एक्सपेंसिव लग रहा है, बट मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ। डिफेंस में अपना डिफेंस सेक्टर इज ट्रेडिंग एट अराउंड 40 टाइम्स। अर्लियर बिफोर द डिफेंस रैली हम ट्रेड करते थे अराउंड 10 से 15 पे। बट अगर इस चीज को मैं यूएस के डिफेंस कंपनी से कंपेयर करूं, जहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है, हमारे पास ग्रोथ विजिबिलिटी है। वहां पे इतने ऑर्डर्स नहीं है, हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं। सो दोज आर ट्रेडिंग एट 80 टाइम्स। तो अब वही वाली चीज है वैल्यूएशन का, कि आप किसके साथ और कब कंपेयर कर रहे हो। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज, अभी थोड़े महंगे लग रहे हैं। आई डोंट सी एब्सोल्यूट करेक्शन देर,
बट टाइम करेक्शन आ सकता है। बट ये सब कंपनीज ऐसी हैं, कब कितना बड़ा ऑर्डर आ जाए और कैपेसिटी आ जाए, तो वो भी हमें मिस नहीं करना है। तो अगर एज अ लार्ज कैप फंड होल्डर, फंड मैनेजर, अगर मुझे कुछ करना है एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी, मैं थोड़ा बहुत तो अपने पोर्टफोलियो में लेके रखूंगा। सर रिसेंट लिस्टिंग्स में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एकदम से चलना शुरू हो गए। उसमें एक एग्जांपल तो भी रिसेंट जो लिस्ट हुआ है ओला इलेक्ट्रिक ही है। बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल गया सर। 76 रुपए पे इशू आया था, 76 रुपए पे लिस्ट हुआ, लेने का मौका भी मिला, लेकिन बहुत ही कम लोग ले पाए, और जो लेके बैठ गए उनको मिला रिवॉर्ड। एक तो ये रिसेंट जो नई कंपनी आई है मार्केट पे, इन पे आपका क्या आउटलुक है? और अगर आप बता पाएं सिर्फ कैसे वैल्यूएशंस निकालते हैं? ये ओला इलेक्ट्रिक की वैल्यूएशंस 76 रुपए पे जस्टिफाइड थी कि 156 पे कि 136 पे, कैसे पता लगे? तो एक चीज इसमें मैं बोलूंगा, सो ये सारी कंपनीज का जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन जो पहले चल रहा था, वो चल रहा था प्राइवेट मार्केट में। अब ये सारी कंपनी, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट पिछले 3 साल में हमने काफी कंपनीज देखी हैं जो कि मार्केट में आई है, जो पहले प्राइवेट मार्केट के अंदर डील्स होती थी और फिर पब्लिक मार्केट के अंदर आई है। प्रमोटर्स एंड प्राइवेट इक्विटी दोनों ही थोड़े से समझ नहीं पाए कि वहां पे जब डील एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे हो रही है और पब्लिक मार्केट में जनता इतना कम मांग रही है, क्या हो रहा है। सो डिफरेंस इज, प्राइवेट मार्केट में आपके बायर्स 2-3 होते हैं, सेलर एक होता है, वो टेबल पे बैठ के बात होती है। पब्लिक मार्केट के अंदर आपके सेलर एक होते हैं बट बायर्स आर मल्टीपल, सो देर इज नेगोशिएशन। तो पब्लिक मार्केट में जब आते हो आप, तो आपको पब्लिक के हिसाब से वैल्यूएशन देना पड़ता है, ना कि प्राइवेट की भाई 2-3 लोग 4 लोगों ने जो बोल दिया वो मेरा वैल्यूएशन फाइनल हो गया। तो जो इन्वेस्टर्स बोलेंगे दैट वुड बी द वैल्यूएशन, फर्स्ट थिंग दैट। सेकंड, ये सब न्यू एमर्जिंग स्पेसेस है जो इंडिया में आ रही हैं अभी। एंड इंडिया में पहले ऐसा होता नहीं था कि भाई, सो इंडिया में पहले क्या होता था, टिल द टाइम दीज कंपनीज गो इनटू प्रॉफिटेबिलिटी, तब तक ये आईपीओ करते नहीं थे, और प्रॉफिट में आने के बाद आईपीओ करते थे। अब क्या होने लग गया, थोड़ी सी साइकिल बड़ी होने लग गई है। आपके जो प्राइवेट इक्विटी गाइज है, उनकी फंड की क्लोजिंग डेट्स भी क्लोज आ जाती है, फिर 8 साल या 15 साल जो भी है, तो उन्हें भी एग्जिट चाहिए रहता है। तो एंड इंडिया में भी जनता अभी दे हैव स्टार्टेड लुकिंग कि लॉस मेकिंग है, बट स्टोरी अगर बहुत बढ़िया है कंपनी के अंदर, लेट्स प्ले दैट। यूनिक प्रोडक्ट है या फिर यूनिक प्रपोजिशन है कंपनी का, तो क्यों नहीं देख सकते हो उसको। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे इंडिया में चालू हो रही है, इसीलिए ये सारी कंपनीज जो लॉस मेकिंग है वो भी अभी मार्केट में आ रही है और उनको वैल्यूएशन मिल रहा है। अब इतना वैल्यूएशन क्यों दे रहे हो, सब अलग अलग है, काफी चीजें डिस्कस होती हैं। आप प्रॉफिटेबिलिटी पे करोगे नहीं क्योंकि आप लॉस में हो, आप सेल्स पे कर लो और आप इबिटा पे कर लो। सो जो चीज ठीक लगती है आप वो वाला पर्टिकुलर वैल्यूएशन पकड़ लीजिए। बट मेजरली ये सारी चीजें होती है फ्यूचर प्रपोजिशंस के लिए, कि कब ये टर्न अराउंड होगा और कब इसके अंदर फिर ग्रोथ पॉसिबिलिटी दिखेगी। सर एज अ फंड मैनेजर आप क्या देखते हो किसी स्टॉक को खरीदने से पहले? गुड मैनेजमेंट, गुड बिजनेस, गुड वैल्यूएशन। आज की तारीख में तीनों मिलने बहुत मुश्किल हो गए हैं, बट देखो मैं यही चीज बोलूंगा कि 5,800 प्लस कंपनीज है इंडिया में। 250 आप हटा दो तो वो लार्ज और मिड होगी। बाकी जो आपके 5,500 प्लस कंपनीज हैं, इट्स सफिशिएंट फॉर मी टू फाइंड आउट और चेरी पिक दोज कंपनीज। राइट, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स के जरिए वेल्थ बनानी हो किसी को, तो बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बना के चल सकते हैं? सो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर करना है, मेरा फोकस ये रहता है कि डाइवर्सिफाइड फंड के हिसाब से आप कीजिए। आपका टाइम होराइजन और आपका गोल क्या है फॉर वेल्थ क्रिएशन, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके पास अगर 5, 10, 15 साल है, तो द लाइक्स ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप, ये अच्छे रहते हैं। आपके पास टाइम होराइजन ज्यादा नहीं है, तो आप लार्ज वगैरह में भी कर सकते हो। देन अगर आपको साथ में मिड स्मॉल, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाए, तो आप फ्लेक्सी या मल्टी कैप भी कर लीजिए। एंड इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको एसेट एलोकेशन की बात करनी है, तो मेरा मानना है कि जैसे कि अराउंड 40-50% आप या तो बैफ में डालिए, बैलेंस एडवांटेज में डालिए, या मल्टी एसेट में डालिए, जहां पे आपको गोल्ड और कमोडिटीज का भी एक्सपोजर थोड़ा सा मिल जाता है। 40% और आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में डाल दीजिए।
जैसे कि मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, एंड 10 to 15% आप सेक्टोरल या थीमेटिक्स फंड्स में डाल दीजिए, बिकॉज सेक्टोरल और थीमेटिक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्टर को खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब वो थीम या सेक्टर चेंज हो रहा है और आपको वहां से पैसे हटा के दूसरे में डालना है। सो दैट इज माई व्यू कि 40-50% आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से कीजिए, 40% आप डाइवर्सिफाइड फंड्स एंड 10-15% सेक्टोरल फंड्स। पर सब कुछ लॉन्ग टर्म करना है, राइट? सो अब वही वाली चीज है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, मैंने सबसे पहले वही बोला, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम होराइजन अगर बहुत कम है तो फिर ट्राई गो फॉर द स्टेबल वंस, जैसे कि अपना बैलेंस एडवांटेज वगैरह हो गया, तो उस तरह के फंड्स वगैरह में आप कर सकते हैं। आज के तारीख में इक्विटी जो स्तर पे है, अगर उसके हिसाब से मैं बोलूं तो मैं यही बोलूंगा कि मार्केट में अगर आप आ जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ ही आइए। पर सर लॉन्ग टर्म के ऊपर ही तो प्रश्न है कि लॉन्ग टर्म में सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो 100 रुपए कमा रहे तो 12.5 रुपए दे के जाने पड़ेंगे सरकार को। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? तो 10 का 12.5 कर दिया है, लॉन्ग टर्म में वो आपको 2-2.5% एक्स्ट्रा देना है। चर्न मत करो, पोर्टफोलियो में आप डाल रहे हो तो उस पोर्टफोलियो पे आप कायम रहो। अच्छा है पोर्टफोलियो, 5-10-15 साल उधर रहो, तो वो टैक्स वन टाइम हो गया आपका। और सरकार भी जो कर रही है वो इंक्रीमेंटल पे कर रही है, पुरानी चीजों पे एज सच वो कर रही नहीं है। जैसे कि हमने देखा इंडेक्सेशन के ऊपर जब रियल एस्टेट के लिए बातें हुई तो सरकार ने वो भी वापस लिया कि भाई चलो पुराने प्रॉपर्टीज पे नहीं करेंगे हम। हाँ, नई तो प्रॉपर्टी जुलाई के बाद। करेक्ट करेक्ट, तो सरकार भी देख रही है कि किस चीज से आम आदमी को ज्यादा फायदा रहेगा, किस चीज से नहीं रहेगा। तो वो वाली चीजें हैं। अब वहां पे भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी में 1 लाख तक का तो प्रॉफिट उन्होंने माफ किया हुआ ही है कि उसके ऊपर ही आपको कैपिटल गेन्स वगैरह लगेगा। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप कंबाइन कर दो तो एक आम आदमी जो है वो शांति से अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर टैक्स भी बचा सकता है। सर आपको तो 16 साल का एक्सपीरियंस है, कितना बदलाव आपने देखा है मार्केट में आते हुए, डायनेमिक्स कितने बदल चुके हैं मार्केट के, और जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स मैं कहूंगा जो आ रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, उनके लिए क्या मैसेज होगा? नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, ट्रेडर्स जो आ रहे हैं, उन्होंने कभी डाउन साइकिल देखा नहीं। सो बदलाव जो मैंने देखा है, जब मैं मार्केट में आया था एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चलती थी, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। अब वो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा डायनामिक हो गई है। मैं कोई स्टॉक 3 या 4 साल के लिए खरीदता हूँ और उसका रिटर्न मेरे को 3 या 4 महीने में आ जाता है कई बार। अब उधर मैं क्या करूं, अगले 3-4 साल के लिए वो टाइम करेक्शन में अगर स्टॉक जाएगा तो उसका वेट करूं या चर्न करूं उसको। सो मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, एंड नए ट्रेडर्स जो आ रहे हैं उनके लिए एक ही सलाह है कि जो पिछला 2-3-4 साल में हुआ है उस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन या रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में मत आइए। अभी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए आइए। राइट सर। निखिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसे मैंने शो की स्टार्टिंग में कहा था बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया सर अपना समय बिस्तक को देने के लिए। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।